हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों बालिका शिक्षा हेतु प्रमुख आयोगों का वर्णन। सरकार की तरफ से बालिका शिक्षा हेतु कौन कौन से आयोग गठित किए गए थे और उन आयोगों के क्या सुझाव थे, उनका क्या कुछ रिजल्ट था, ठीक ना। ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो आयोग है दोस्तों वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948 में आया था। इसी आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। दूसरा आयोग था माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि 1952 से 53 के बीच में आया, ठीक ना। तीसरा है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, जिसे देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि 1958 में आया है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोठारी आयोग 1964 से 1966 के समय आया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में आया था। महिला समाख्या 1989 में आया था। और उसके बाद ठीक ना, तो 7 आयोग हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, कोठारी आयोग 1964 से 1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, महिला समाख्या 1989। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ये स्त्रियों के लिए था, ठीक ना। स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष खड़ा करने के लिए इसमें क्या बोला गया था कि स्त्रियों के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्त्री शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाएगा। स्त्रियों को सुयोग्य गृहिणी तथा सुमाता बनाने की शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्त्रियों के लिए गृह अर्थशास्त्र प्लस गृह प्रबंध का प्रबंध किया जाएगा। समान कार्यों के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के समय में आया। इसमें 11 से लेकर 16 साल की एज की जो भी बालिकाएं थी उनको माध्यमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, और गृह विज्ञान के शिक्षण की सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, तो इसमें स्त्री शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या के रूप में वरीयता देने की बात की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्त्री शिक्षा पे व्यय करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, ठीक ना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्त्रियों के विकास के लिए, स्त्री शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्र लेवल पर व्यापक प्लानिंग करेगी, और उसको अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक ना। इसके बाद आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964 से 1966 के समय आया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कर रहे थे, ठीक ना। इसमें क्या है कि स्त्री प्लस पुरुष में जो शिक्षा विषमता है वो नहीं रहना चाहिए। विकास के अवसर और सुविधाएं बराबर मात्रा में स्त्री और पुरुष दोनों को मिलने चाहिए, ठीक ना। इसके बाद विज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा देनी चाहिए कि विज्ञान पढ़ना स्त्रियों को बहुत ही जरूरी है। गृह विज्ञान और ललित कला जैसे विषय अनिवार्य नहीं होने चाहिए, यानी इस पर प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। विषयों के चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालिकाओं को व्यावसायिक प्रबंध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना,
1955 तक 15 साल से लेकर 35 साल की जो भी बालिकाएं या स्त्री हैं उनके प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम, यानी प्रौढ़ शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम। इसके बाद आता है आचार्य राममूर्ति समिति 1990। शिशु शिक्षा केंद्र प्राइमरी स्कूल के पास में होना चाहिए और जो टाइम टेबल है इन दोनों में समायोजन होना चाहिए। शिशु शिक्षा केंद्र का टाइम टेबल अलग होना चाहिए और प्राइमरी स्कूल का टाइम टेबल अलग होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि दोनों में समायोजन हो सके, ठीक ना। क्लास 1, 2, 3 के लिए जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो शिशु शिक्षा केंद्रों के अनुकूल होना चाहिए। इसके बाद जो आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं और विद्यालय के जो शिक्षक हैं दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। तो देखिए आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में आया। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है कि जो शिशु शिक्षा केंद्र हैं वो नियर टू प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल के पास में होने चाहिए। दोनों के टाइम टेबल ऐसे होने चाहिए कि दोनों में समायोजन हो सके, ठीक ना। क्लास 1 to 3 का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो शिशु शिक्षा केंद्रों के अनुकूल होना चाहिए। आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी हैं और जो विद्यालय के शिक्षक हैं दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि 300 और 300 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए। जिस भी गांव की आबादी 300 है या 300 से प्लस है वहां पे प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद महिला समाख्या योजना, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 83 जिलों में 21,000 गाँवों में इस योजना का प्रचार प्रसार किया गया है और ये योजना आया आपका 1989 में। इसमें महिलाओं की आत्म छवि एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया गया। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जिसमें कि वुमेन जो स्त्री है उसको ऐसी ज्ञान और सूचनाएं मिले जिससे वे समाज में रचनात्मक भूमिका को प्ले कर सके, ठीक ना। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना था जिसमें स्त्री को ऐसे नॉलेज और ऐसे इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सके कि वो सोसाइटी में क्रिएटिव रोल प्ले करने के कैपेबल हो सके, ठीक ना। इसके बाद प्रबंधों का विकेंद्रीकरण, यानी जो प्रबंध होते हैं न तो वो स्त्री के हाथ में पूरा पूरा हो न तो वो पुरुष के हाथ में पूरा पूरा हो। जो प्रबंध है उसका विकेंद्रीकरण हो, यानी कि इस तरीके का हो, कुछ पुरुष काम करें कुछ स्त्री करें, मिलकर भागीदारी करें, स्त्रियों को भी हर काम में भागीदारी मिले। ये महिला समाख्या योजना का मेन उद्देश्य था, ठीक ना। इसके बाद आपका है महिला संघ। महिला संघ क्या होता है कि जब गांव में कुछ महिलाएं एक ग्रुप बना लेती हैं तो उसे सखी या सहायकी बोला जाता है और इसमें विभिन्न तरीके के गांव में जागरूकता वाले काम किए जाते हैं जिसमें महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं। इसके बाद आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक ना। ये इसमें आपका 5+3+3+4 यानी 5 में आपका फाउंडेशनल कोर्स आ जाता है जिसमें कि 1 से लेकर 6 साल तक में आपका आंगनवाड़ी वाटिका वगैरह प्ले ग्रुप ये सब आ जाता है और 2 साल में आपका 6 से 8 में आपका हो जाता है वो 1 और 2, 3 में आपका हो जाता है 8 से 11, फिर उसके बाद का जो 3 है उसमें आपका 11 से 14, फिर 14 से 18, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो 6 से 8 की शिक्षा है आपकी जो उसमें वोकेशनल एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन को मस्ट कर दिया गया है और उसके बाद जो आपका 6 से 8 3 से 5 है, ठीक है। 6 से 8 में कंप्यूटर और एजुकेशन मस्ट कर दिया गया है और 9 to 12 में क्या कर दिया गया है कि आप कोई भी स्ट्रीम लेकर पढ़ सकते हैं। एक साथ आप मैथ और पॉलिटिकल साइंस, मैथ, हिस्ट्री इस टाइप का लेकर पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक ना। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज हम कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा था विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ये आपका आया था 1948 में। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये आपका आया है 1952 से 53 में, ठीक ना, 1952 से 53 में। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, ये आपका आया है 1958 में, ठीक ना। इसके बाद क्या है आपका कोठारी आयोग, कोठारी क्या है आपका 1964 से 66,
इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986। और उसके बाद आपका छठवां क्या है, छठवां है आपका दोस्तों राम मूर्ति आयोग, ये आपका 1990 में। और फिर इसके बाद सातवां क्या है, महिला संघ और ये सशक्तिकरण। और इसके बाद आपका आठवां है NEP। ठीक ना, एक बार आइए मिला लेते हैं कि क्या सही हमने बताया था। हाँ, तो एक महिला समाख्या आपका छूट गया है, बाकी सब सही है। ठीक ना, आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 में है। एक बार आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आचार्य राममूर्ति समिति, महिला समाख्या योजना और महिला समाख्या योजना। और इसके बाद सखी सहायिका हो जाएगा और NEP 2020, ठीक ना, NEP। तो आज का यही वीडियो था, जो वीडियो का टॉपिक था कि बालिका शिक्षा हेतु प्रमुख आयोगों का वर्णन। वीडियो का कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।